आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 10 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था क्योंकि ये 13 ईयर्स चला था, 1990 से लेकर 2003 तक। ठीक है, इसीलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इसमें 2 एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो हेडिंग आप डालिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इसमें जो चीज़ें मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार बना के लिख लीजिएगा क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट में पूछे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था हमारा? मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पूरे जीन्स का सीक्वेंसिंग की गई थी। पूरे जीन्स जो है उनके बेस सीक्वेंस पता लगाए गए थे। 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मेगा प्रोजेक्ट होगा। ठीक, 1990 में सोचो जब मतलब हम पैदा हुए रहे होंगे, उसके भी एक उस टाइम की बात है। और 2003 में कंप्लीट हुआ है, तो उसके मतलब तो मेगा प्रोजेक्ट हो गया, 13 ईयर्स का था। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट से बना है ये। बिगिनिंग स्टार्ट कब हुआ? अक्टूबर 1990 में। स्टार्ट इन अक्टूबर 1990। ठीक है, 13 ईयर प्रोजेक्ट था ये हमारा, 13 ईयर प्रोजेक्ट था। और ये दोनों एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसमें, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट, during the early years of human genome project, the Wellcome Trust from UK became a major partner बना ये हमारा human genome project में। and additional contribution came from Japan, France, Germany, China and other। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट, कि इतनी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई और इसमें $1 बिलियन का खर्चा आया। और जो है ये 13 साल प्रोजेक्ट चला। और कहने को है कि 13 ईयर्स चला, लेकिन उसके बाद भी क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसकी सीक्वेंसिंग पूरी नहीं पता चल पाई थी, तो वो 3 ईयर्स और एक्सटेंड हो गया था। लेकिन कहा यही जाता है कि 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिखा है ना, द प्रोजेक्ट वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इन 2003। ठीक, मिशन कम्प्लीटेड। क्यों किया गया ये? कोई बता सकता है क्यों किया गया होगा? नाम से ही पता चल रहा है। उससे फ़ायदा? वेरी गुड, जेनेटिक डिजीज़ेस पता चल जाएंगी। अगर हमें पता चल जाएंगे सीक्वेंसेस, तो हम क्लोन बना सकते हैं, बहुत हम डिज़ाइनर बेबीज़ बना सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे थे। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings। क्या हुआ? Diagnosis of diseases में हेल्प करता है ये। Human Genome Project was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics। इतना सारा डेटा निकल रहा था। ठीक है, तो इतना सारा जो डेटा निकल रहा था वो अप्रॉक्सीमेट उस टाइम के हिसाब से कहा जा सकता था कि 3300 बुक्स में आता। ठीक है, और 3300 बुक्स जो है 100 पेजेस ईच की होती।
ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई जो है हमें ऐसी साइंस की फील्ड चाहिए थी, कोई ऐसा टूल चाहिए था, कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिसमें हम वहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकें। तो उसके लिए क्या फील्ड आई हमारी बायोलॉजी की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सारी डेटा को स्टोर करने के लिए जो फील्ड ओरिजिनेट हुई वो कौन सी थी हमारी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से लिखना HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एसोसिएट विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी फील्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना के ऐसे ही पूछूं, नोट डाउन हो गया? क्वेश्चन पूछते हैं इसके बाद एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। हो गया? क्वेश्चन मेरा ये है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द फील्ड बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायो साइंसेस। क्या? ऑल ऑफ देम बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। Beside providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के जो हमारे बेसिस थे उन्हीं को पता लगाया गया। ठीक है। और किन पे स्टडी करी गई, सिनोरैबिडा, सी एलिगेंस पे करी गई, ड्रोसोफिला का बेस सीक्वेंस, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके बेस सीक्वेंसेस पता लगाए गए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, DNA sequence can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied to वही सेम चीज़, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स आसान हुई, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन। ठीक है। जीनोम्स ऑफ मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जीनोम्स ऑफ मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट में अरेबिडोप्सिस have also been sequenced in the way they help the progress of human genome project। बस इतना लिखेगा कि जीनोम्स ऑफ मैनी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो बीन सिक्वेंस्ड, यहाँ तक बस। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट आई थी $9 बिलियन। तो सोचिए कितना ज़्यादा कॉस्टली रहा होगा, लेकिन इससे फ़ायदे हैं। अब क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ से जाके हम, अगर ये सारी फील्ड ओरिजिनेट ना हो तो ये जो हमारी वैक्सीन्स और ये सारी चीज़ें बनती हैं ये नहीं बन पाएंगी, फैक्ट है ये। क्योंकि कुछ भी आपको बनाना है तो उसके लिए आपको सीक्वेंस नोन होना ज़रूरी है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। क्लोनिंग इसके बगैर पॉसिबल नहीं थी। हो गया आयुषी, सौम्या, हो गया?
हो गया? गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दे देगा कि गोल्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स, टोटल जो जीन्स जो है आइडेंटिफाई किए गए वो टोटल कितने थे हमारे, ये याद रखने वाली बात है कि 30,000 जीन्स थे, ठीक है। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, तो यहाँ से आपको क्या याद हो कि 3 बिलियन बेस पेयर्स का केमिकल बेस पेयर्स क्या बनाते हैं, ह्यूमन का डीएनए बनाते हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ELSI, इसको कोई थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के बता सकता है कि ये क्या है, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। फोर्थ वाला गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ELSI, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, इसका यहाँ पे क्या मतलब है? देखो कोई भी चीज़ हम बायोलॉजी में करेंगे, ठीक है, तो अब ये जब हमारे पूरे हमें ह्यूमन का जीनोम का सीक्वेंस मिल गया, तो पूरा का पूरा क्लोन पूरा का पूरा क्लोन बना सकते हैं। हम मोदी जी का क्लोन बना लें बिना पूछे, हम किसी का भी क्लोन बना लें बिना पूछे, तो ये कोई भी चीज़ एथिकल तो नहीं हुई ना। इवन एथिकल ये तक नहीं है कि अगर आप माइस पे भी अब काम कर रहे हैं तो भी उसके लिए आपको एथिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपको कोई भी काम जो क्लोनिंग से रिलेटेड करना है या फिर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड करना है तो उसके लिए आपको एथिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो वही होता है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं, अगर आप कल को डॉक्टर बनते हैं तो आपको रिसर्च भी करनी होगी, तो आप उसके लिए प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ऐसा कोई उसमें एथिकल इशू नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट पे कोई क्लेम कर दे, तो उसके लिए आपको एथिकल क्लियरेंस लेना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है निशा? ये सबसे इजी टॉपिक है, इसमें बस ऐसे ही तो हैं, इसमें ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं नहीं। अभी तक तो सारी चीज़ें समझने वाली थी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाली जैसी चीज़ नहीं। DNA फिंगरप्रिंटिंग में होगा समझने वाला थोड़ा। हाँ लास्ट टॉपिक वो इसी पे बेस्ड है ना। हो गया? मेथडोलॉजीज़, ये समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी कि मेथडोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ करी गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। तो पहली थी हमारी जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा था हमारा सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब होता है, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो सीक्वेंस क्या हो रहे होंगे, एक्सप्रेस्ड हो रहे होंगे, ठीक है। यानी कि एक्सॉन आ गया, ठीक है, जो एक्सॉन प्रोटीन बना रहे होंगे, यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस को क्या किया, सीक्वेंस किया बेसिस को, जो कि आगे चल के RNA बना रहे थे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA। क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे बनता है, लाइक एक क्वेश्चन है आपके नीट में आया हुआ है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू, ऑप्शन नंबर A बता रही हूँ मैं, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, सेकेंड ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन्स, थर्ड ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, फोर्थ सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस्ड जीन्स। तो क्या होगा, एक्सप्रेस्ड एज RNA, ठीक। तो ये चीज़ जब आपको याद रहेगी तो आप डायरेक्टली वहाँ पर कर लोगे। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम किसको लेते हैं, RNA। तो RNA बन गया है तो जाहिर सी बात है इससे प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने पूरा जीनोमिक DNA लिया, जीनोमिक DNA से हमने क्या बनाया, RNA बनाया, जो RNA लिया था। अब ये cDNA कहाँ से आ गया आयुषी, cDNA कहाँ से आया, कोई बता सकता है?
वेरी गुड। आरएनए, जाहिर सी बात है ना, डीएनए से आरएनए बन ही गया था, तो ये तो डीएनए इसलिए बना दिया है कि डीएनए से आरएनए बनाओ, तो आरएनए से ही तो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सी डीएनए आया, इसी के देखिए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, इस तरीके से हम सीक्वेंस करते चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? इसको नोट डाउन हो गया, कर लीजिएगा बाद में, कर नहीं किया है अभी तो, ठीक। अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। इसको ब्लाइंड अप्रोच क्यों कहा जा रहा है? ब्लाइंड अप्रोच इसलिए कहा जा रहा है कि सीक्वेंस एंड नोटेशन, मतलब उन्होंने लिया, इन साइंटिस्ट ने लिया, इन्होंने कहा हम नहीं देखेंगे कि आप कोड हो रहे हो कि नहीं, मतलब आप कोडिंग सीक्वेंस लेना है कि नॉन कोडिंग। इन्होंने डायरेक्ट लिया और सीक्वेंस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इन्होंने कोडिंग सीक्वेंसेस को भी लिया और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को भी लिया, इसीलिए इसे ब्लाइंड अप्रोच कहा गया, ठीक। अब इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, अभी एक क्वेश्चन इस पर कराऊंगी। यहाँ पे क्या है, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सिक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with functions। तो इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी करना चाहें तो अभी, नहीं तो बाद में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स पे, एक और क्वेश्चन है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू निशा। फर्स्ट ऑप्शन, जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोवेल डीएनए सीक्वेंसेस। हाँ, अब याद रहेगा ना, क्वेश्चन इस पे ऐसे ही डायरेक्टली बन के आए हुए हैं। DNA sequencing is the process of determining the exact order of 3 billion paired chemical building blocks A, T, C, G make up the DNA of 24 different human chromosomes। 24 कैसे लिख दिए भाई, 23 पेयर्ड होना चाहिए, इसको मत करना, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ, डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ गई ना, कि एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ 3 बिलियन पेयर्ड बेसिस को क्या करना, सीक्वेंस करना, ठीक है। इसके लिए वैसे तो मतलब 3 मेथड थे, लेकिन आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे सेंगर सीक्वेंसिंग भी हुई थी, मैक्सम एंड गिलबर्ट ने भी सीक्वेंसिंग करी थी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो सेंगर्स मेथड है, ठीक है। DNA sequencing was the greatest technical challenge in the human genome project। चैलेंज था ये एक। फॉर सीक्वेंसिंग क्या करना पड़ता है, टोटल DNA फ्रॉम अ सेल and is isolated and converted into random fragment of relatively small size and cloned in a suitable host using specialized vector। मतलब क्या कह रहे हैं कि फॉर सीक्वेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सेल से डीएनए लेना पड़ेगा। अब सेल से अगर आपने डीएनए लिया तो आपको पहले उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पूरा कट वट कराएंगे, फिर आपने कट करके वो जैसे क्लोनिंग प्रोसेस बायोटेक में पढ़ी होगी, आपने जो है होस्ट में एक्सप्रेस कराया। होस्ट में एक्सप्रेस कराने के बाद भी जो आपको सीक्वेंसेस मिलेंगे, आप कैसे, क्योंकि इतना बड़ा था, आप कैसे डिफाइन कर लोगे कि ये सीक्वेंस यहाँ का था, ये सीक्वेंस यहाँ का था, वो भी तो एक लास्ट में चैलेंज आएगा ना। तो होता क्या है उस केस में, जैसे मान लो कि कोई सीक्वेंस हमें इस तरीके का मिला ATC, ठीक है, फिर हमें मिला CGA, फिर हमें मिला ATCG। तो ये क्या हुए, ओवरलैपिंग सीक्वेंस। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे जो सीक्वेंस इस तरीके से मैच कर रहे होंगे, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि सीक्वेंसेस तो हमें बहुत सारे मिलेंगे ना,
मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पूरा बायोटेक में जो क्लोनिंग वाला प्रोसीजर होता है कौन बता सकता है? पढ़ चुके हो तुम लोग? याद है थोड़ा बहुत कैसे करते थे? सबसे पहले आइसोलेट किया, तुम लोग ने भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? हाँ, कट किया। कट करने के बाद पहले उसमें जो प्लाज्मिड होता है वेक्टर, उसमें इंसर्ट किया, फिर होस्ट में डाला, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद हमने पीसीआर किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम क्यों करते हैं? ताकि उसके एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएं, ठीक है। फिर एनीलिंग तो उसके स्टेप्स हैं। जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पीसीआर में हमने कर लिया, फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें, हाँ, डीएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट के सेपरेशन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट होते हैं वो, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आगे काम आएंगी। मतलब जो सेपरेशन होता है डीएनए का वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। पहले होता है बाद में पीसीआर होता है क्या? पीसीआर से पहले होता है। पीसीआर देखो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीसीआर हम क्यों कर रहे हैं? एक बात बताओ मुझे तुम लोग। पीसीआर के बहुत सारी जो है क्या कहते हैं फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कोई डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है, तब पीसीआर का जो मेन रोल होता है, पहले मेन रोल को समझो। पीसीआर का मेन रोल मतलब हमारे पास इतना जीन है तो हमें अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज़, मान लो कि जो इतना जीन है, मान लो मैंने लैब में जीन बनाया, ठीक है, मान लो मैंने लैब में डीएनए आइसोलेट किया, तुमने मुझे ब्लड दिया, मैंने तुम्हारा डीएनए आइसोलेट करके रख लिया, वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया, क्योंकि हम लोग तो ये लैब में करते ही थे, वो मुझसे मिसप्लेस हो गया। अगर मैं उसका पीसीआर करके अगर मैंने स्टोर कर दिया है कहीं पे, तो उसकी कॉपीज़ मेरे पास है ना, मैं आगे का काम कर सकती हूँ ना। तो पीसीआर हमेशा पहले होता है। मतलब वो जो तुम पीसीआर बता रहे हो वो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो। पीसीआर वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी स्टेज चाहिए, लेकिन क्लोनिंग के स्टेज में यहाँ पे पहली बात तो एक क्लोनिंग आपकी उस तरीके से भी हो जा रही है भाई, होस्ट में डाल रहे हो वहाँ पे भी तो क्लोनिंग हो रही है। ये तो एक मेथड है पीसीआर का, जो मॉडर्न मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए बना सकते हैं बेसिकली, ठीक। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो तुम लोग बता रहे हो, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली करते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं, मतलब रीज़न क्या है उसको करने के पीछे? डीएनए आइसोलेट कर लिया, डिज़ायर्ड कॉपी है, तो जब वो डिज़ायर्ड कॉपी है तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाएंगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज क्या होता है, आइसोलेट होता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा वाला डीएनए, जो सबसे मतलब हैवी वाला डीएनए होगा वो ऊपर होगा फ्रेगमेंट, जो है सबसे मतलब क्या कहते हैं लेंथ, उसके बेस पेयर्स कम होंगे, वो सबसे नीचे होगा, वो जल्दी रन कर जाएगा। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? ठीक है। पीसीआर तुम लोग क्या बता रहे थे कि बाद में करते हैं? दिखाना हमको कहाँ पे तुमने बाद में पढ़ाया, हम अभी नहीं, क्लास के बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर सिक्वेंसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, टोटल डीएनए देखो फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, रैंडम फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक टर्म है आरएफएलपी। मान लीजिए कभी नीट में डायरेक्टली यही पूछ लें कि आरएफएलपी क्या है, तो ये कैसे जनरेट होते हैं। जैसे ये हमारा डीएनए था, यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, वो क्या करता है, कट करता है। तो जब कट करेगा तो डिफरेंट हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे ना, तो यही क्या है हमारा रैंडम फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है ये बात? फिर उसके बाद क्या करते हैं, एंड क्लोन्ड इन अ सुइटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे जो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो मेन वेक्टर आपको याद रखना है, नीट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बैक और यैक यूज़ करते हैं, बैक और यैक वेक्टर यूज़ करते हैं।
बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक। द क्लोनिंग रिजल्ट्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोनिंग हम किस मेथड से, जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हमारा वेक्टर वाला मेथड था, उससे क्लोनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद विच आर यूज फॉर सिक्वेंसिंग द बेसिस, और कॉमनली यूज्ड होस्ट यहाँ पे कौन से हमारे बैक्टीरिया या यीस्ट है, और जो वेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे हमारे बैक और यैक। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो होस्ट हैं वो कौन से हैं हमारे बैक्टीरिया या यीस्ट हैं, ठीक है। The fragments were sequenced using automated DNA sequencer that worked on the principle of methods developed by फ्रेडरिक सैंगर जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियोटाइड के भी सीक्वेंस बताए और इन्होंने प्रोटीन के लिए जो एमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं उनके बारे में बताया। तो ये बहुत ही मतलब इन्होंने अच्छा वर्क किया सीक्वेंसिंग के उसमें। तो सैंगर जी थे, फ्रेडरिक सैंगर जी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंस। अब ये बताओ, इतना बड़ा सीक्वेंस था डीएनए का, ठीक है, ह्यूमन डीएनए का, तो ये क्या मतलब कोई ह्यूमन कर पाता, ये पॉसिबल था? बैठा रहता नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या हुआ, सीक्वेंस स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किया गया, जिससे क्या किया गया, लास्ट में सीक्वेंस जो मैंने बताया था ना, ATCG, वो कोई हम लोग करने बैठेंगे तो कितने दिन में करेंगे, और कर भी पाएंगे, कब तक क्या होगा, और कितना ज़्यादा और कॉस्ट बढ़ेगी, क्या होगा। तो उसके लिए क्या डेवलप किया गया, एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, जिसने क्या किया, उन सीक्वेंस को ओवरलैपिंग सीक्वेंस के बेसिस पे डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome पर assigned कर दिए गए। लेटेस्ट मेथड, ये पूछ सकता है कि ये तो पहले का मेथड था कि सैंगर ने कैसे किया था। अब लेटेस्ट मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग एवन लॉन्गर फ्रेगमेंट, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्गर फ्रेगमेंट दी है तो उसको हम शॉटगन सीक्वेंसिंग या शॉटगन क्लोनिंग से यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल सीक्वेंसिंग मेथड्स। मतलब जो ट्रेडिशनल सीक्वेंसिंग मेथड थे उनको ये टेक्निक क्या कर दे रही है, रिप्लेस कर दे रही है। बहुत ज़्यादा अगर लॉन्गर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, द टेक्निक which replaced the traditional method for cloning of longer DNA fragment is known as shotgun method, ठीक है। salient features of human genome project, बहुत important। सेलिएंट मतलब स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ, क्या थे स्पेसिफिक फीचर्स। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग का जो हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो किसी को कोई आइडिया है कि हम लोग का कितना % जीनोमिक कंटेंट होगा जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं? हाँ, 2%, 2%, 0.1%, ठीक है। लेकिन सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब हम लोग 0.1% में इतने, क्योंकि बिलियन बेस पेयर्स हैं, ठीक है, वो भी। तो द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, ठीक। ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब किसको नहीं समझ में आ रहा है इस लाइन का? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब? निशा, समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं है। नहीं आया? तुम्हें आया कृष्णकांत? फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझ में आया? बताओ तो बोल दो। जो
ह्यूमन जीनोम जो होता है उसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, पता ही है हमें, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का ही मिलकर बना होता है, डीएनए है तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का ही बना होता है, इसमें समझने वाली कोई बात थी ही नहीं, ठीक है। एवरेज जीन के पास, एक जीन के पास हमारे 3000 बेसेस होते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। कभी भी इस पे क्वेश्चन बना के ऐसे पूछ सकता है कि एवरेज जीन के पास कितने बेसेस, 3000, बट साइजेस वेरी ग्रेटली विद द लार्ज, बस यहाँ तक लिखना है इसमें, यहाँ से यहाँ, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, और ये वाला पॉइंट फिर, बट साइजेस वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बिंग द दैट कोड फॉर द प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन, यहाँ पे है डिस्ट्रोफिन होगा आई थिंक, लेकिन वो है, छोड़ो जाने दो, इसको मैं लिख पा दूँगी। द टोटल नंबर ऑफ जीन, ये इम्पॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट कितना, 30,000, ठीक। थर्ड पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल 99.9%, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल द पीपल, मतलब हम लोग एकदम सेम है 99.9%, ठीक। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द जीन डिस्कवर्ड, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ है जो तुम बोल रहे थे ना, लेस देन 2%, मतलब ज़्यादातर हमारे अंदर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जंक होते हैं, जंक डीएनए। जंक डीएनए मतलब नॉन कोडिंग, ख़राब तो कुछ होता ही नहीं है, ख़राब होगा तो क्योंकि उसी के बेसिस पे हम डिसाइड होते हैं कि हम क्रिमिनल हैं कि नहीं, अगर क्राइम सीन पे डिसाइड करना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे नीट में कितने बच्चे बैठते हैं, कितने, हाँ 25 लाख बैठते होंगे, और सिलेक्ट उसके मतलब कितना परसेंट कह सकते हैं, हाँ 10वां%, राइट। 10 लाख कहाँ से हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे तो सब सेलेक्ट हो गए, तो उसके बहुत, तो बाकी लोग जंक होते हैं ना, लेकिन जो मेन कोडिंग वाले होते हैं वो कितने परसेंटेज में होते हैं, बहुत ही माइन्यूट परसेंट में होते हैं। तो अब तुम लोग को डिसाइड करना है कि तुम लोग को जंक वाला बनना है कि कोडिंग वाला बनना है, लेकिन यहाँ पे जंक वाला इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड, देखो रिपीटेड सीक्वेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग function but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution। evolution मतलब कि जाहिर सी बात है वहीं से सारे से कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ से एक इवोल्यूशनरी चेंज भी हुआ। तो यहाँ पे बस आपको इतना यहाँ तक लिखना है, ठीक, यहाँ तक, और ये वाला पॉइंट नहीं, ये ठीक, बढ़े आगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, इस पर नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्रोमोसोम 1 हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। अभी तक इस पर तो नहीं पूछा है अभी कितने जीन्स होगा, लेकिन ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्टली दिया है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्रोमोसोम 1 के पास क्या होते हैं हमारे, हाईएस्ट। और ये मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, तो आपको याद होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं हमारे, फ्यूएस्ट जीन होते हैं, वाई क्रोमोसोम। इसके ऊपर भी मैंने लिखा है, SRY जीन भी कहते हैं इसे, ये वाला जो होता है, इस पर जो वाई क्रोमोसोम है इसके पास स्मॉलेस्ट जीन होता है जिसको हम SRY जीन भी कहते हैं, लिख सकते हो SRY जीन कहते हैं, या तो हम इसको टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन भी कहते हैं, डिटरमाइनिंग
फैक्टर जीन भी कहते हैं, फैक्टर जीन भी कहते हैं, जो सबसे छोटा होता है वाई क्रोमोसोम पे। और याद रखना कि 231 इस पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन है इस पर डायरेक्टली इस तरीके से, द लास्ट क्रोमोसोम सिक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज, अभी मैं बता दे रही हूँ, क्रोमोसोम नंबर 1 ही था, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट था, तो इसको सिक्वेंस करते करते 3 साल और लग गए थे। तो ये अगर आपके उसमें आता है नीट में, तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि जो क्या क्या पूछा, हाँ, द लास्ट क्रोमोसोम सिक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक, लिख देती हूँ मैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट क्रोमोसोम sequenced in HGP, chromosome number 1. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences occur in humans. इसको कहेंगे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। लिखा भी है बच्चों। साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और स्निप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये किस तरीके से होते हैं, जैसे कि A T C G, G C A T, T A G C, A A C G G C A T T, A G C, A C G G C A T, T A G C, C G G C A T, T A G C। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कहीं पे? हाँ, सेकेंड वाले पे ना। तो यही कहा जा रहा है कि अगर सिंगल, मतलब कि ये देखिए सिंगल बेसिस पे चेंज पाए जा रहे हैं। जब हम लोग ह्यूमंस में, उन्होंने जब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस लोकेशन को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्निप्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या चीज़ This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location को find करने में इससे help मिली SNPs से for disease associated sequence and tracing human history। जैसे मैंने कल एक disease बताई थी जिसमें सिंगल बेस का सब्सटीट्यूशन हो जा रहा था, तो क्या बन जा रहा था, ग्लूटामेट से वैलिन बन जा रहा था और सिकल सेल एनीमिया हो जा रहा था। याद आया? वो क्यों था? ड्यू टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ अवनीश? एडवांटेजेस क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ द जीन्स responsible for genetic diseases, diagnosis, treatment, prevention of diseases, detailed knowledge of genome of human and other species will give a clearer picture of gene expression, cellular growth, differentiation and evolutionary biology. Clear? Earlier detection of genetic predisposition to disease, ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं हम इससे।
जीन थेरेपी में हर वर्क करेगा, वॉज गोइंग टू बी ईजी विद मोर नॉलेज ऑन ह्यूमन जीनोम। तुम लोग खुद सोचो, मतलब अगर हमें ह्यूमन जीनोम का पूरा सीक्वेंस पता है, हम कैसे डिज़ाइन करें। आजकल लैब में क्या होता है, लैब में होता है कि प्राइमर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, प्राइमर होते हैं शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो जब तक अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं हुआ होता तो हम कैसे, अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली होता क्या है, यही सारी चीज़ें होती हैं। हमें सारे सीक्वेंसेस पता है, सारे एक जगह टूल्स पे है, तो हमें जिस भी ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है या बनानी है, तो हम क्या करते हैं, उनके सीक्वेंस को उठाया। अब उसके सीक्वेंस से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, हम क्या करते हैं, लैब वहीं पे जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल होते हैं वहाँ पे डिज़ाइन करके देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, जो भी हमारा सप्लायर होता है, हम उससे बोलते हैं कि हमें इस सीक्वेंस का प्राइमर बना के दे दीजिए, ठीक है। वो हमें प्राइमर बना के देता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर उसका जो ये पूरी प्रोसेस देखते हो ना तुम लोग, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, तो क्या लगता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिस में आते होंगे या फिर कट, तो वो भी क्या होता है कि हम लोग वो सर किस लिए, कैसे पॉसिबल हुआ, ड्यू टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर हमें सीक्वेंसेस ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस मंगाएंगे, हम कैसे कहाँ पे कौन से सीक्वेंस पे कट कराएंगे, हम कैसे क्लोनिंग कराएंगे। क्लियर है ये बात। तो ये सारी चीज़ें ड्यू टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो पाएंगी। अब समझ में आया कितना इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। A new era of molecular medicine। अब मॉलिकुलर मेडिसिन बनाने के लिए भी जितनी वैक्सीन्स बन रही हैं, कोविड की वैक्सीन्स बनी, सब क्या है, बायोटेक का ही तो एवोल्यूशन थी। और बायोटेक विदाउट, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप कह सकते हो कि मतलब अगर हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल ना पता हों तो हम कोई भी नई चीज़ डिज़ाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन था बायोटेक के लिए भी, ठीक है। Characterized by looking into the most fundamental causes of disease। causes of disease भी पता लगा सकते हैं हम। then treating the symptoms will be an important advantage। कितने लोगों को यहाँ पे रिसर्च में इंटरेस्ट है? कोई है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट हो? नहीं है? डॉक्टर बनोगे तो रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपलसरी हो गया है? देखो जितना रिसर्च में कैसे इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हम तो ये सोचते हैं, मतलब मेरी तो थोड़ी सी आई साइड वाला प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो हम तो रिसर्च कभी छोड़ ही नहीं सकते थे। तुम लोग को तो करनी चाहिए, डॉक्टर बन के तो और अच्छी रिसर्च हो सकती है। रिसर्च मतलब समझते हो, अभी तुम्हें लगता होगा ना कि बहुत ख़राब चीज़ है, जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो अगर तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट आएगा, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। सही बता रहे, मतलब तुम एक बार यहाँ का लैब विजिट जाके करके देख लो, लोहिया हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, अभी बात करेंगे इस बारे में। 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा तुम लोग। ठीक है, ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।